हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो जुलाई 2024 सेशन का MTT 052 ये PGDT कोर्स का दूसरा सब्जेक्ट है MTT 052, जिसका मैं सॉल्व्ड असाइनमेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये असाइनमेंट मैंने खुद से लिखा है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। मैंने खुद से स्टडी मटेरियल को यूज करते हुए मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट सॉल्व करके लाया हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर असाइनमेंट में मिल सके। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि असाइनमेंट आपका ऐसा चीज होता है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आप उठा सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट आपको बनाना होता है खुद से। आपके पास सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, आप कहीं से भी हेल्प लेके बना सकते हैं। इसलिए अगर आप अच्छा असाइनमेंट बनाएंगे तो जो आपका 30 मार्क्स होता है, टोटल जो आपका मार्कशीट बनेगा उसमें 30 मार्क्स का असाइनमेंट ही होता है। तो उसमें आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो टोटल मार्क्स होगा पर सब्जेक्ट वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने भी इसी तरह से असाइनमेंट बनाया था। तो मेरे आप अभी मार्क्स देख सकते हैं। देखिए MTT 052 में मेरे 90 नंबर आए थे, 90 मार्क्स। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो सब में कम से कम 80 प्लस मार्क्स आपको आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का असाइनमेंट हम लोग शुरू करते हैं। तो असाइनमेंट का आपका सबसे पहला पेज होगा, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स और जो असाइनमेंट सब्जेक्ट की डिटेल्स आप सारे डालेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा एनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा, फिर अपना नाम डाल दीजिएगा, फिर आपका एड्रेस जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल क्या हो जाएगा आपका? प्रोग्राम टाइटल आपका हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जो भी पूरा लिख लीजिएगा, यानी PGDT आपका हो गया। ठीक है, कोर्स टाइटल आपका क्या हो जाएगा? अनुवाद प्रक्रिया व प्रविधि। ठीक है, प्रक्रिया व प्रविधि ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। और आपका कोड क्या हो जाएगा? कोर्स कोड आपका हो जाएगा MTT 052। ठीक है, और इसमें आप रीजनल सेंटर कोड अपना डाल दीजिएगा, स्टडी सेंटर कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी सबमिशन डेट होगा या फिर कोई भी डेट चलेगा, उसके बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पृष्ठ तैयार हो गया आपके असाइनमेंट का। दूसरे पृष्ठ में आपका जो इग्नू का आईडी कार्ड होगा उसको लगा दीजिएगा, उसका एक फोटोकॉपी है प्रिंट करके। ठीक है, थर्ड पेज जो होगा आपका, जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको अलग से आप प्रिंट आउट करा के उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पेज हो गया। देखिए इसमें MTT 052 में यहाँ पे इसका असाइनमेंट 2 से 3 पेज में है, तो उसको मैंने लगा दिया लास्ट तक। अब उसके बाद जो है आपका असाइनमेंट, आप उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आप असाइनमेंट कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आप उसको क्वेश्चन को भी साथ में आप लिखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है इस असाइनमेंट का? तो अनुवाद की प्रविधि से क्या अभिप्राय है? अनुवाद की विभिन्न प्रविधियों की साधारण चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर कैसे स्टार्ट करेंगे? अनुवाद कर्म का ढंग, नैपुण्य, उपाय, योजना या रीति जिसे अनुवाद करते समय व्यवहार में लाया जाता है, अनुवाद की प्रविधियां कहलाती हैं। अनुवाद करने की प्रक्रिया में अनुवादक जब विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है, तो उनसे पार पाने के लिए वह अनुद्य सामग्री की प्रकृति, भाषा और संस्कृति के संदर्भ में आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित प्रविधियों को व्यवहार में लाता है। तो क्या क्या है देखिए, अब प्रविधियां क्या क्या है। तो पहला हेडिंग मैंने दिया है अंगीकरण, जिसको एडेप्टेशन या बोरोइंग बोलते हैं। इसके अंदर लिखेंगे किसी अज्ञात या नई अवधारणा आदि के लिए मूल पाठ में प्रयुक्त शब्द का अनुवाद करते समय अंगीकरण विधि को अपनाया जाता है। इस प्रविधि को अपनाते हुए स्रोत भाषा के अनअनुवाद्य शब्द अथवा अभिव्यक्ति को लक्ष्य भाषा में बिना किसी संशोधन के यथावत ग्रहण करके अनुदित पाठ में स्थान दे सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे यह युक्ति दूसरी भाषा के शब्द को अपनी भाषा में अंगीकृत करने से संबंधित है। उदाहरण के लिए तुर्की भाषा के चाकू, कुली आदि, अरबी भाषा से शहीद, अदालत आदि, फारसी से आदमी, फौज आदि, फ्रांसीसी से रेस्तरां, कारतूस आदि एवं अंग्रेजी से क्लब, डॉक्टर, केक आदि। सैकड़ों हजारों हिंदी में बहुप्रचलित ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में अन्य भाषाओं से यथावत ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग के अंदर ये हो गया। दूसरा हेडिंग आप डालेंगे अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, जिसके अंदर आप लिखेंगे अनुकूलन स्रोत भाषा पाठ के कतिपय शब्दों को अपनी जरूरत के अनुरूप ढालते हुए यानी कस्टमाइज्ड करते हुए लक्ष्य भाषा में व्यवहार में लाने से संबंधित प्रविधि है। इस प्रक्रिया में स्रोत भाषा के शब्द विशेष के रूप में परिवर्तन आ जाता है एवं अनुकूलन के कारण
शब्द लक्ष्य भाषा का देशी अथवा घरेलू रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा के शब्द संत को अंग्रेजी भाषा में अपना तो लिया गया, किंतु उसका विकास अपनी भाषा के व्याकरण के अनुसार करते हुए सेंट न कि संत बना दिया। उसी प्रकार अंग्रेजी के शब्द अकेडमी का हिंदी भाषा में अकादमी भी इसी का उदाहरण है। अब इसमें थर्ड हेडिंग आप डालेंगे शब्दानुवाद, जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। इसके अंदर लिखेंगे मूल पाठ के शब्दों का लक्ष्य भाषा में अंतरंग शब्दानुवाद कहलाता है। इसमें अनुवादक मूल पाठ के प्रत्येक शब्द के जरिए व्यक्त होने वाले अर्थ को लक्ष्य भाषा के समतुल्य अर्थ व्यक्त करने वाले प्रति शब्द के द्वारा स्थानापन्न करता चलता है। उदाहरण के लिए गृह देवता का शाब्दिक अनुवाद फैमिली गॉड करना। वाक्य के स्तर पर शब्दानुवाद का उदाहरण, इसमें उदाहरण भी दे देंगे। तो इंग्लिश में जो है इन जून द वेदर इज वेरी बैड, उसको हिंदी में क्या अनुवाद होगा, जून में मौसम बहुत खराब रहता है। ठीक है, अब आते हैं भावानुवाद। एक और हेडिंग दीजिएगा भावानुवाद, ये पर चौथा टाइप है। भावानुवाद में अनुवादक स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति में निहित भाव को लक्ष्य भाषा में एक से अधिक शब्दों में स्पष्ट करते हुए अनुवाद करता है। इस प्रक्रिया में मूल भाषा की सामग्री के लेखक के द्वारा अभिव्यंजित मूल आशय अथवा भावों को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुवाद का यह प्रकार वास्तव में अनुवादक की सृजनात्मक प्रतिभा का परिचायक होता है। ठीक है, अब इसके लिए उदाहरण दे देंगे। उदाहरण के लिए हरिवंश राय बच्चन द्वारा किया गया भावानुवाद। तो एक अंग्रेजी का जो पोयम था उसका उन्होंने अनुवाद किया था, तो उसको लिख लेंगे। तो मूल आपका पाठ क्या हो गया, विथ मी अलोंग सम स्ट्रिप ऑफ हर्बेज स्ट्रॉ दैट जस्ट डिवाइड्स द डेजर्ट फ्रॉम द सॉन वेयर नेम ऑफ स्लेव एंड सुल्तान क्यार्स इज नोन एंड पिटी सुल्तान महमूद ऑन हिज थ्रोन। तो अब इसका जो अनुवाद किया गया था हरिवंश राय बच्चन द्वारा, अनुवाद क्या था, चलो चलकर बैठे उस ठौर बिछी जिस थल मखमली सी घास, जहां जा शस्य श्यामला भूमि धवल मरु के बैठी है पास, जहां कोई न किसी का दास जहां कोई न किसी का नाथ, भूपति महमूद सिहाय भाग जहां हमको यदि देखे साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका भावानुवाद। अब आते हैं पांचवा प्रतिस्थापन, जिसको सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन का तात्पर्य स्रोत भाषा पाठ के शब्द अथवा व्याकरणिक इकाई के अर्थ या कथ्य में परिवर्तन किए बिना लक्ष्य भाषा के शब्द या व्याकरणिक इकाई में प्रस्तुत कर देना है। उदाहरण के लिए हिंदी के चटनी शब्द के लिए पिकल, रायता के लिए कर्ड लिखना। वाक्यांश के स्तर पर देखें तो एज सून एज आई गॉट अप का अनुवाद जैसे ही मैं उठा के स्थान पर मेरे उठते ही करना भी प्रतिस्थापन की युक्ति को अपनाना है। ठीक है, अब आते हैं छठे हेडिंग पे परित्याग यानी डिलीशन। तो परित्याग के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे स्रोत भाषा पाठ के भाषिक रूप के किसी पाठक अभिलक्षणों या अभाषिक तत्वों की अनअनुवाद्यता की स्थिति में कभी कभी उसे यथावत ग्रहण करना, टिप्पणी लिखते हुए यथावत ग्रहण करना, शाब्दिक अनुवाद या भावानुवाद अथवा प्रतिस्थापन करना जैसे विकल्प व्यवहार में लाए जाते हैं। लेकिन अनुवादक यदि यह महसूस करता है कि इस प्रकार के प्रयास संभव अथवा सार्थक नहीं है, तो वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अनअनुद्य अभिव्यक्तियों का परित्याग कर सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी की 16 पकवान या 56 भोग जैसी अभिव्यक्तियों के समतुल्य अंग्रेजी अभिव्यक्ति के अभाव में उसका परित्याग कर केवल एंजॉयबल मील्स होगा, यहाँ पे एंजॉयबल मील्स लिख देना। ठीक है, अब चलते हैं सातवें हेडिंग पे अनुवाद किए टिप्पणी। अनअनुवाद्यता की चुनौती के रूप में अनुवादक जब स्रोत भाषा के किसी शब्द या अभिव्यक्ति को लक्ष्य भाषा में यथावत ग्रहण कर लेता है, तब लिप्यंतरित शब्द के साथ वह अनुदित पाठ में अपनी ओर से अनुवादकीय टिप्पणी भी शामिल कर देता है। इस टिप्पणी में अनअनुवाद्य शब्द में अंतर्निहित उसकी पूरी अर्थ छवि को विस्तार से समझाया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी के बैंगन का भरता के लिए बैंगन का भरता लिखना और उसके साथ यह टिप्पणी देना, अ डिश प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्स्ड एंड फ्राइड ब्रिंजल्स। ठीक है, तो ये आपका पहला उत्तर समाप्त हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आपके असाइनमेंट का, अनुवाद पुनरीक्षण के अर्थ और प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, पुनरीक्षण अनुवाद की जांच और सुधार की प्रक्रिया है जो अनुवाद कार्य पूरा हो जाने के बाद की जाती है। अंग्रेजी में इसके लिए वेटिंग शब्द इस्तेमाल होता है। इसमें अनुवाद की विभिन्न स्तरों पर और कोणों से जांच की जाती है तथा जहां भी आवश्यक हो
उसमें अपेक्षित सुधार किया जाता है। पुनरीक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। पहला हेडिंग इसमें क्या हो जाएगा, मूल पाठ और अनुवाद को पढ़ना। पुनरीक्षक अनुदित और मूल पाठ को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ता है। इससे यह पता लगता है कि कोई अंश अनुवाद किए बगैर छूट तो नहीं गया है। यदि छूटा है तो क्यों छूटा है, भूलवश अथवा जानबूझकर। यदि जानबूझकर छोड़ दिया गया है तो छोड़ने का कारण भी पता लग जाता है। यह भी पता लगाया जाता है कि वह अंश छोड़ने लायक है या नहीं। यदि भूलवश छूटा है तो पुनरीक्षक उस अंश का अनुवाद करता या कराता है। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, अनुवाद और मूल पाठ का मिलान या तुलना। मूल पाठ और अनुवाद की पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते हुए दोनों की तुलना की जाती है। यह तुलना कथ्य और भाषा शैली दोनों के स्तर पर होती है। तुलना की इस प्रक्रिया में पुनरीक्षक यह जांच करता है कि अनुवाद में कोई भूल तो नहीं रह गई, क्या अनुदित पाठ में वही सब कुछ कहा गया है जो स्रोत भाषा पाठ में निहित है। पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान पुनरीक्षक अनुदित पाठ की सीमाओं, अस्पष्टताओं तथा कमियों का पता लगाता है और उसमें अपेक्षित सुधार करता है। अब तीसरे हेडिंग पे चलते हैं, कथ्यगत गलतियों का सुधार। तो इसमें क्या होगा, मूल पाठ और अनुवाद की तुलना करने पर पुनरीक्षक को अनुवाद में जो भी कथ्यगत भूलें और अशुद्धियां मिलती है उन्हें वह सुधारता है। जहां कहीं भी मूल और अनुदित पाठ के अर्थ में भेद होता है वहीं वह अनुदित पाठ में सुधार करके उसे मूल पाठ के निकट लाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए मूल क्या है आपका, आई हैव नो रिजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट। अनुवाद उसका क्या हो गया, मेरे पास इस मुद्दे पर कोई आरक्षण नहीं है। तो पुनरीक्षण के बाद सुधार करते हुए उसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इस विषय पर मेरा कोई मतभेद या असहमति नहीं है। अब चौथा हेडिंग डालेंगे, भाषागत गलतियों का सुधार। इसके अंदर लिखेंगे, इस चरण में पुनरीक्षक अनुवाद की भाषा संबंधी भूलों का पता लगाता है। वह देखता है कि अनुदित पाठ की भाषा कथ्य के अनुरूप है अथवा नहीं। जैसे मूल पाठ के विषय के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग लक्ष्य भाषा में किया गया है अथवा नहीं। अनुवाद स्वयं ध्यान रखता है, अनुवादक होगा यहाँ पे, अनुवादक स्वयं ध्यान रखता है कि विषयानुकूल शब्दावली अनुद्य विषय से दूर तो नहीं जा पड़ी। उदाहरण के लिए प्लांट के मायने पौधा और संयंत्र दोनों है। उद्योग संबंधी अनुवाद में इसका आशय किस प्लांट से है, किसी औद्योगिक इकाई से अथवा उन पौधों से जिनसे उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें पांचवा हेडिंग डालेंगे, शैलीगत सुधार। हर विषय और स्थिति के अनुरूप लेखन की विशिष्ट शैली होती है। इससे प्रयुक्त की गई भाषा में प्रांजलता और सौष्ठव आता है। अनुवाद में विषयानुकूल शैली का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं, इसकी जांच पुनरीक्षक करता है और जहां कहीं आवश्यकता होती है वहां सुधार करता है। उदाहरण के लिए मूल पाठ क्या है आपका, फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आईज, तो इसका अनुवाद मुफ्त आंखों का इलाज। तो इससे क्या हो गया, अनुदित पाठ से यह भाव मिलता है कि जैसे आंखें मुफ्त है न कि इलाज। सही अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए, आंखों का मुफ्त इलाज। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालेंगे, अनुदित पाठ की लक्ष्य भाषा संस्कृति की दृष्टि से जांच। इसके अंदर लिखेंगे, अनुवाद की प्रक्रिया में किया जाने वाला भाषांतरण एक हद तक सांस्कृतिक अंतरण भी होता है। कथ्य को स्रोत भाषा की संस्कृति से लक्ष्य भाषा की संस्कृति में अंतरित किया जाता है। पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षक को यह तो देखना ही पड़ता है कि अनुवाद में वही कहा गया है जो स्रोत भाषा में मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि लक्ष्य भाषा संस्कृति में वह बात ग्राह्य है अथवा नहीं। कुछ बातें कुछ समाजों में स्वीकार्य होती है लेकिन दूसरे समाजों में नहीं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का वाक्य है, ही इज एज हम्बल एज अ शीप। अब यदि इस वाक्य का हिंदी अनुवाद वह भेड़ की तरह विनम्र या भला है कर दिया गया है तो यह सर्वथा अनुपयुक्त है। पुनरीक्षक को विनम्रता की ऐसी उपमा देनी होगी जो हिंदी भाषा संस्कृति में सहज रूप से स्वीकार्य हो और मान्य हो। जैसे वह यह लिख सकता है कि वह तो बिल्कुल गौ है। अगला हेडिंग देंगे, फॉर्मेट संपादन। उसके अंदर लिखेंगे, अन्य सब तरह के सुधार और संशोधन के पश्चात अनुवादक अनुवाद का मूल पाठ के फॉर्मेट के अनुरूप संपादन करता है। प्रत्येक पाठ्य सामग्री का एक बाहरी ढांचा होता है जिसमें पाठ के विभिन्न खंडों के लिए अलग अलग अंकों अथवा वर्णाक्षरों का प्रयोग चित्र आरेख आदि के निर्धारित स्थान आदि की जांच करता है और उनमें अपेक्षित सुधार करता है। तो इस तरह से आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न आपका क्या है, पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण संबंधी विभिन्न विचारधाराओं का सोदाहरण परिचय दीजिए। तो इसको कैसे शुरू करेंगे, उस शब्द को पारिभाषिक शब्द कहा जा सकता है जो अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से ज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेत्र में रूढ़ होकर
एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है और जो परिभाषा से युक्त हो। इस प्रकार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, कृषि, बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, व्यापार आदि सहित ज्ञान विज्ञान की समस्त शाखाओं प्रशाखाओं से संबंधी इस प्रकार के शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। पारिभाषिक शब्दावली के विकास क्रम में आजादी के बाद भारत में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं संस्थागत स्तर पर प्रयास हुए। विविध रूपी परिदृश्य में पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में शुद्धतावादी, हिंदुस्तानीवादी, अंग्रेजीवादी और समन्वयवादी विचारधाराएं उभर कर सामने आई। इन्हें पारिभाषिक शब्दावली संप्रदायों या स्कूल्स की संज्ञा प्रदान की गई है। तो पहला हेडिंग आप डालेंगे शुद्धतावादी दृष्टिकोण। इसमें लिखेंगे इस वर्ग के लोग भारतीय भाषाओं की समस्त पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत भाषा से लेने के पक्ष में है। इस विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि संस्कृत में शब्द रचना की अपार क्षमता है, इसलिए किन्हीं अन्य स्रोतों से शब्द ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए ओक्टोरोई के लिए राजतरंगिणी से द्वारादेह शब्द लेना, तहसील के लिए अशोक के शिलालेख से भुक्ति। हिंदी में आदर्शवादी पुनरुद्धार की कामना से अनुप्रेरित डॉक्टर रघुवीर का शब्दावली निर्माण संबंधी कार्य उल्लेखनीय है। अब इसमें दूसरा हेडिंग डालेंगे हिंदुस्तानीवादी या हिंदुस्तानवादी दृष्टिकोण। पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में भाषा में प्रयोगवाद का पक्षधर वर्ग भी था। इस वर्ग का दैनिक प्रयोग के हिंदी उर्दू के संयुक्त रूप हिंदुस्तानी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने में विश्वास था, ताकि देश की सामासिक संस्कृति का प्रचार हो। इस विचार दृष्टि के पोषकों की मान्यता थी कि हमारी मिश्रित संस्कृति के अनुरूप शब्दावली भी मिश्रित होनी चाहिए। इस कारण इस विचारधारा का संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा तद्भव देशज तत्वों की सहायता से पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के प्रयोग में विश्वास था। इस विचारधारा के प्रवर्तक व्यक्ति थे डॉक्टर जाफर हसन और पंडित सुंदरलाल। उदाहरण सेंट्रलाइज के लिए केंद्रियाना, रिवॉल्यूशन के लिए क्रांति या इनकलाब, इंटरनेशनल के लिए अंतर कौमी, डिसेबल्ड के लिए अपाहिज आदि। अगला हेडिंग डालेंगे अंतरराष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण। इस विचारधारा के पोषक अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण के पक्षधर थे। समाज के इस वर्ग का मानना था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास पाश्चात्य देशों की देन है, इसलिए जिन संकल्पनाओं और वस्तुओं के लिए हिंदी में शब्द नहीं है, उनके अंग्रेजी एवं अंतरराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों या फिर यत्किंचित परिवर्तन के रूप में अनुकूलन करके हिंदी में ले लिया जाए। उदाहरण के लिए रेडियो, ऑक्सीजन, स्टेशन, पुलिस, लीटर आदि शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया तथा तकनीक, त्रासदी, अंतरिम आदि शब्दों को ध्वनि परिवर्तन के रूप में अनुकूलन किया गया। ठीक है, अगला हेडिंग इसी में डालेंगे लोकवादी दृष्टिकोण। इस विचार दृष्टि के समर्थकों की आधार भूमि जन प्रयोग से शब्द ग्रहण करने अथवा जन प्रचलित शब्दों के योग से शब्द निर्माण की रही है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण संबंधी इस दृष्टि को हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुकूल कहा जा सकता है। इनफिल्ट्रेटर के लिए घुसपैठिया शब्द एवं डिफेक्टर के लिए दल बदलू शब्द का प्रयोग करना जन प्रयोग से शब्द ग्रहण करने की लोकवादी विचार दृष्टि का परिचायक है। कुछ अन्य उदाहरण पावर हाउस के लिए बिजली घर, डिटेंशन के लिए नजरबंद, ट्रेन के लिए रेलगाड़ी आदि। अब आते हैं अगले हेडिंग पे समन्वयवादी दृष्टिकोण। समन्वयवादी मत के आधार पर सुविधा एवं भारतीय भाषाओं की प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए शब्द ग्रहण एवं नव शब्द निर्माण का समन्वय किया जा सकता है। शब्दों के अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, आधुनिक भाषाओं के प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय भाषाओं और बोलियों की शब्दावली से लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए फोकस शब्द को ग्रहण करते हुए उसके लिप्यंतरित रूप फोकस में उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर फोकसन, फोकसित आदि शब्द बनाना। वर्ण संकर शब्दों को ग्रहण करना जैसे ऑक्सीकृत, ऑक्सीडाइज्ड के लिए, रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव के लिए आदि। तो इस तरह आपका तीसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित विषयों पर लगभग 250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। तो पहला टिप्पणी का क्या है, रूपांतरण शब्द प्रयोग की व्याप्ति। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, रूपांतरण शब्द किसी चीज अथवा स्थिति को अनुकूलित करने, परिवेश या स्थिति के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन करने और अपने पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन करने से संबंधित है। इसलिए इस शब्द को जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, रचनात्मक कर्म और साहित्यिक संदर्भों आदि में व्यवहार में लाया जाता है। इसमें पहला हेडिंग आप डालेंगे रूपांतरण जीव विज्ञान का संदर्भ। रूपांतरण
या अनुकूलन की जीव विज्ञान और विशेष तौर पर वनस्पति विज्ञान विषय में चर्चा मिलती है, जिसको जीव के पर्यावरण अनुकूलन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में लिख देंगे इसको, एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फिटनेस टू लाइफ इन ए गिवन एनवायरनमेंट। दूसरा हेडिंग इसमें डालेंगे रूपांतरण का समाज शास्त्रीय संदर्भ। समाज शास्त्र के संदर्भ में रूपांतरण शब्द का पर्याय के रूप में प्रयोग करना अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है। सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया में मनुष्य स्वयं को संस्कृति, सभ्यता एवं समाज विशेष के अनुसार ढाल लेता है और जीवन मूल्यों के अनुरूप आचरण करने लगता है। मनुष्य यह अनुकूलन अथवा समायोजन समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा करता है। अगला हेडिंग डालेंगे सर्जनात्मक लेखन कर्म के संदर्भ में रूपांतरण। रचनात्मक संदर्भ का अर्थ यह है कि किसी भी विधा में साहित्यिक सर्जनात्मक कर्म को संशोधित, परिवर्धित या फिर परिवर्तित रूप में साहित्य की दूसरी विधा में समायोजित करना। उदाहरण के लिए किसी भाषा में रचित उपन्यास, कहानी, नाटक आदि किसी भी साहित्यिक विधा में रचित साहित्य को उसी भाषा की किसी अन्य साहित्यिक विधा में परिवर्तित करना रूपांतरण कहलाएगा। अगला हेडिंग देंगे माध्यम या मीडिया परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में रूपांतरण। इसमें क्या लिखेंगे, किसी भी एक माध्यम में रचित सर्जनात्मक कर्म को संशोधित, परिवर्धित या परिवर्तित रूप में दूसरे माध्यम यानी लिखित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम में समायोजित करके प्रस्तुत करना रूपांतरण कहलाता है। नाटक आदि की रेडियो नाटक के रूप में प्रस्तुति माध्यम परिवर्तन के रूप में रूपांतरण का ही उदाहरण है। अगला हेडिंग देंगे अनुवाद में रूपांतरण। अनुवाद के एक प्रकार के संदर्भ में रूपांतरण का अर्थ है मूल कृति के रूप को बदलकर लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना, लेकिन रूप के अंतरण की इस प्रक्रिया में रचना के मूल को आहत नहीं होने दिया जाता। उदाहरण के लिए मूल सामग्री को संक्षिप्त रूप में पाठ रूप में ही प्रस्तुत करना या फिर उसे विस्तार प्रदान करना, उसे सरल या कठिन बना देना या फिर पाठ रूप को मंचीय प्रस्तुति अथवा स्क्रीन या फिल्म में अंतरित करना। तो इस तरह आपका पहला टिप्पणी खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरा टिप्पणी क्या था, कंप्यूटर कोश और ऑनलाइन कोश में अंतर। तो इसको स्टार्ट करेंगे कैसे, देखिए कंप्यूटर कोश कंप्यूटर का कोश है। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य मुद्रित कोश में भले ही अत्यंत उपयोगी सामग्री हो, वह अपने आकार और स्वरूप के संदर्भ में इतना उपयोगी नहीं है जितना कंप्यूटर का कोश है। कंप्यूटर कोश में कुछ विशेषताएं हैं जो मुद्रित कोश में नहीं है, जैसे निरंतर अद्यतन होने की संभावना, अपडेटिंग, त्वरित प्राप्यता की संभावना, क्विक एक्सेस, सूचनाओं की खोज की क्षमता, सर्चेबिलिटी, आकार की सीमा विहीनता, अनलिमिटेड स्पेस आदि। ऑनलाइन कोश भी मूलतः कंप्यूटर कोश ही है एवं उपयुक्त विशेषताएं कंप्यूटर कोश की भी है और ऑनलाइन कोश की भी, किंतु विशेष बात यह है कि ऑनलाइन कोशों का उपयोग हम इंटरनेट के जरिए कर पाते हैं, यानी ऑनलाइन कोशों का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। दूसरे पैराग्राफ में तुरंत शब्द तक पहुंचना, समय समय पर अद्यतन करने की सुविधा, आवश्यक सूचनाओं को खोजने की सुविधा और आकार की सीमा विहीनता जैसे गुणों के संदर्भ में तो कंप्यूटर कोश और नेट पर उपलब्ध कोश में समानता है, किंतु प्रक्रियात्मक दृष्टि से कंप्यूटर पर स्थित कोश और नेट पर उपलब्ध कोशों में मामूली सा ही अंतर होता है। अंतर का आधार यह है कि कंप्यूटर कोश तो कंप्यूटर पर स्थित होता है, जिसे ऑफलाइन कोश भी कहा जाता है, लेकिन नेट पर उपलब्ध कोश के लिए कंप्यूटर का इंटरनेट की सुविधा से संपन्न होना जरूरी है। इंटरनेट कनेक्शन के अभाव में नेट पर उपलब्ध ऑनलाइन कोशों का इस्तेमाल संभव नहीं है। ऑनलाइन शब्दकोश निःशुल्क भी उपलब्ध हो सकते हैं और निश्चित राशि का भुगतान करने के पश्चात ही कुछ ऑनलाइन कोशों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह आपका दूसरा टिप्पणी भी खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कम से कम 5 महत्वपूर्ण कोशों के नाम बताइए, आपका 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग पहले कोशों का टाइप के अकॉर्डिंग हम कोशों का नाम बताएंगे। तो पहला क्या है, उपभाषा कोश या बोली कोश। उसके अंदर हमने उदाहरण दे दिया, जोसेफ राइट द्वारा तैयार किया गया अंग्रेजी का कोश द इंग्लिश डायलेक्ट डिक्शनरी और दीनबंधु झा का मैथिली भाषा कोश। तो इस तरह के कोश का एक उदाहरण हो गया। दूसरे तरह का कोश है परिभाषिक शब्द संग्रह या शब्दावली या कोश। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया बृहद पारिभाषिक शब्द संग्रह मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान। ठीक है। तीसरा टाइप है पर्याय विपर्याय कोश। तो इसका उदाहरण क्या है, श्री गोविंद चातक का बृहद हिंदी पर्यायवाची कोश, तक्षशिला प्रकाशन दिल्ली 1985। चौथा टाइप है व्यवहार कोश और अध्येता कोश। इसका उदाहरण है अंग्रेजी का ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। पांचवा है उच्चारण कोश। इसका उदाहरण है डेनियल जॉन्स का एवरी मैन्स इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी। ठीक है, तो ये आपका 5वां उत्तर खत्म हो गया। छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों को हिंदी वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या क्या शब्द दिया हुआ है, रक्त, रूपांतरण, रिवाज, राशि, रुद्राक्ष, रूपीम, रौरव, राशन, राक्षस, रोजगार, रचनात्मक, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीयता,
राकेश और रेशम। तो इसको डिक्शनरी में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, कौन सा शब्द सबसे लास्ट में आएगा, उस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा रचनात्मक, उसके बाद राकेश, राक्षस, राशन, राशि, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीयता, फिर आएगा आपका रक्त, रिवाज, रूपांतरण, रुद्राक्ष, रुपीम, रौरव, रेशम और रोजगार। ठीक है, अब आते हैं 7वें प्रश्न पे। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से शब्द हैं? स्टेपल, स्ट्रेटेजी, सॉकर, सैपलिंग, सुप्रीम, सप्रेस, सेटिस्फाइड, सैक्रिफाइस, स्पोर्ट्समैनशिप, स्लॉट, सिंफनी, सिंकिंग, स्टैन, सराउंडिंग, सटायर। तो इसको भी अब इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सैक्रिफाइस, दूसरा आ जाएगा सैपलिंग, तीसरा सटायर, चौथा होगा सेटिस्फाइड, पांचवा होगा सिंकिंग, नेक्स्ट हो जाएगा स्लॉट, सॉकर, स्पोर्ट्समैनशिप, स्टेन, उसके बाद आएगा आपका स्टेपल, स्ट्रेटेजी, सप्रेस, सुप्रीम, सराउंडिंग और सिंफनी। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न आपका हो गया। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का रोमन या देवनागरी में लिप्यंतरण कीजिए। तो जो ऑलरेडी देवनागरी में लिखा हुआ उसको रोमन में लिप्यंतरण करना है, और जो रोमन में लिखा हुआ उसका देवनागरी में लिप्यंतरण करना है। तो कंवलजीत का ऐसे लिख देंगे, क्षेमचंद्र का इंग्लिश में वैसे ही लिख देंगे, भर्तृहरि को लिख देंगे इंग्लिश में, ज्ञानेंद्र को भी, और त्रिलोकीनाथ को भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए एक बार, बस इसको जैसे लिखा हुआ है उसको जैसे अपना नाम इंग्लिश में लिखते हैं रोमन में, वैसे ही इसको भी कन्वर्ट कर देना है, लिप्यंतरण इसी को बोलते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप देवनागरी लिपि में सेम को कैसे लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन, पोवर्टी, रेसलर, रेसलर लिख देंगे, साइकोलॉजी, देवनागरी में साइकोलॉजी लिख देंगे, फ्रैक्चर, तो देवनागरी में फ्रैक्चर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पे। पाठ्यक्रम में पारिभाषिक शब्दावली संबंधी किए गए अध्ययन के आलोक में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की निम्नलिखित तकनीकों या युक्तियों के आधार पर निर्मित 20 पारिभाषिक शब्द और उनके अंग्रेजी पर्याय लिखिए। तो उसमें पहला क्या है आपका? हिंदी में अंगीकृत 5 पारिभाषिक शब्द और उनके अंग्रेजी पर्याय। इसमें क्या हो जाएगा? रेडियो, इंग्लिश में भी उसको रेडियो ही बोलते हैं, मशीन, मशीन, विटामिन, रेलवे और गैस, जो कि इंग्लिश में वैसे ही होता है, इंग्लिश से हमने अंगीकृत किया है। ठीक है, थोड़े परिवर्तन के साथ। अब आते हैं हिंदी में अनुकूलित 5 पारिभाषिक शब्द और उनके अंग्रेजी पर्याय। तो हिंदी में अकादमी, इंग्लिश में एकेडमी हो जाएगा, त्रासदी, इंग्लिश में ट्रेजेडी, रपट, इंग्लिश में रिपोर्ट, फंतासी, इंग्लिश में फैंटेसी, और तकनीक, इंग्लिश में टेक्निक। नेक्स्ट है हिंदी में नवनिर्मित 5 पारिभाषिक शब्द और उनके अंग्रेजी पर्याय। नवनिर्मित हिंदी में क्या है? नवाचार, इंग्लिश क्या है? इनोवेशन, सहजीविता, सिम्बायोसिस, स्वचालन, ऑटोमेशन, कौशल, स्किल, पर्यावरण, एनवायरमेंट। ठीक है, चौथा क्या है? हिंदी में अनुदित 5 पारिभाषिक शब्द और उनके अंग्रेजी पर्याय, जैसे काला धन, इसके लिए ब्लैक मनी, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, कार्यबल, टास्क फोर्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सामग्री का हिंदी में सारानुवाद कीजिए। तो आप चाहे तो क्वेश्चन में आप इस तरह से डॉट डॉट करके उसका पैराग्राफ का एक इंडिकेटिव यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पूरे पैराग्राफ को आप उसमें अपने जो असाइनमेंट का आपने यहाँ पे क्वेश्चन लगाया है वहां पे जाके आप देख सकते हैं। देख लीजिए, ये रहा आपका पैराग्राफ। तो इसका सारा अनुवाद करना है, इसका अनुवाद नहीं करना है, इसका पहले समरी लिखना है उसी लैंग्वेज में। सारा अनुवाद क्या होता है? पहले इसका समरी लिख लेना होता है, और उसी लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में ही आप पहले समरी लिख लेते हैं, और उसके बाद उस समरी का आप हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। तो एक्चुअली हिंदी में आपको सारा अनुवाद करना है, इसका अनुवाद करने आप मत बैठ जाइएगा, क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, सारा अनुवाद ही करना है, क्वेश्चन में यही है, सारा अनुवाद करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले मैंने इंग्लिश में इसका समरी लिख लिया था, उसका हमने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। तो शॉर्ट में इसको एक तरह से लिखना है। तो क्या हो जाएगा? सहभागिता को प्रतिस्थापित करते हुए नेतृत्व विकास मानव संसाधन एचआर पेशेवरों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। यह बदलाव सभी क्षेत्रों में नेतृत्व को एक मुख्य क्षमता के रूप में महत्व देता है, जिसमें व्यक्ति अपनी विकास आवश्यकताओं के लिए अधिक जिम्मेदारी लेते हैं। भारत में संगठन, विशेषकर वे जहां नेतृत्व की भूमिकाओं में मिलेनियल्स का एक महत्वपूर्ण अनुपात है, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे पारंपरिक तरीकों के बजाय नवीन या इनोवेटिव तरीकों को अपना रहे हैं। संगठन अब कम पदानुक्रमित और सपाट संरचनाओं की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भावी नेताओं की पहचान उनके प्रभाव और प्रदर्शन के आधार पर की जा रही है, न कि उनके पदनाम से। इन नेताओं को उनकी नियमित भूमिकाओं से परे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक कौशल हासिल करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। विकास के व्यक्तिगत स्वामित्व की ओर इस बदलाव के लिए एक नई मानसिकता की आवश्यकता है।
शीर्ष नियोक्ता इस परिवर्तन का समर्थन करने के लिए लचीलेपन और सचेतनता पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। लगातार जुड़े रहने वाले, हमेशा ऑनलाइन रहने वाले व्यावसायिक माहौल में बर्नआउट को रोकने के लिए सेहत पर जोर देना एवं आराम, व्यायाम और भोजन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह जानकारी 99 देशों के 600 प्रमाणित संगठनों के एक सर्वेक्षण से प्राप्त हुई है, जिसमें 3000 कर्मचारी शामिल थे। तो ये आपका सारानुवाद हो गया। तो उस लंबे पैराग्राफ का हमने पहले इंग्लिश में शॉर्ट समरी लिखते हैं इसमें पहले, और उसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। तो समरी का हमने हिंदी अनुवाद कर लिया, इसी को सारानुवाद बोला जाता है। ठीक है, अब 11वें प्रश्न में आते हैं। तो 11वां प्रश्न क्या था, फिर से देख लेते हैं। मैं आपको समझाते हुए भी चलता हूँ, जिससे आपकी एक समझ भी बन सके। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अंग्रेजी का एक पाठ दिया हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद किया गया। तो इस हिंदी अनुवाद का आपको पुनरीक्षण करना है, मतलब मूल्यांकन करना है आपका कि ये सही अनुवाद है या आप इससे बेहतर अनुवाद कर सकते हैं। तो इसका पहले अनुवाद को सही करना है। जहां जहां भी आपको लगता है कि इसमें गलत अनुवाद किया गया है या वाक्य संरचना इधर से उधर है, तो आप उसका सही अनुवाद पहले आप कर लेंगे। उसके बाद उस पे एक टिप्पणी लिख देंगे, पुनरीक्षित पाठ पर टिप्पणी। तो चलिए इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया, नीचे दिए गए अंग्रेजी पाठ और उसके हिंदी अनुवाद को सावधानी से पढ़िए और अनुदित पाठ का पुनरीक्षण कीजिए। तो मूल पाठ क्या था आपका, इस हेडिंग के साथ ये आपका मूल पाठ था। हिंदी अनुवाद इसका क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हिंदी अनुवाद जो है इसका इस तरह से दिया हुआ है। अब हमने इसका पुनरीक्षण किया। पुनरीक्षित पाठ हम इसको अलग तरीके से अनुवाद करेंगे, जहां भी गलती है उसको हम सुधारते हुए इसका अनुवाद कर लेंगे अपने हिसाब से। तो पुनरीक्षित पाठ, तो देखिए तनावग्रस्त की जगह हमने अवसादग्रस्त लिख दिया। अवसादग्रस्त बच्चे के लिए उपचार के विकल्प, बच्चे का इलाज नहीं, जैसा इंग्लिश में था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द डिप्रेस्ड चाइल्ड। तो मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। अगर आपको पीजीडीटी कोर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट का। तो उसमें मैं इन सारी चीजों के बारे में भी बताऊंगा, कैसे सारा अनुवाद करना है, कैसे पुनरीक्षण करना है, कैसे अनुवाद करना है, इन सब बारे में बात करेंगे। अभी असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अवसादग्रस्त बच्चे के लिए उपचार के विकल्प। उसमें लिख सकते हैं, अवसादग्रस्त बच्चे के इलाज में मनोचिकित्सा या टॉक थेरेपी अब तक सबसे प्रभावी रहा है। टॉक थेरेपी के अंतर्गत हमारे पास संज्ञानात्मक थेरेपी, व्यवहार थेरेपी और जिसे मनोचिकित्सक और द मास्क ऑफ मेलांचोली पुस्तक के लेखक डॉक्टर जॉन वाइट विषाद वर्णन थेरेपी कहते हैं, शामिल है। संक्षेप में, टॉक थेरेपी अनिवार्य रूप से एक बच्चे को नकारात्मक सोच और उनकी दुनिया की विकृत व्याख्याओं से निपटने में मदद करती है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर पॉल ओ कैलागन द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के बीच किया उनका काम बेहद सफल रहा, क्योंकि उन्होंने मनोचिकित्सा का इस्तेमाल किया था। बच्चों को अपने दर्दनाक अनुभवों की तस्वीरें बनाने के लिए प्रेरित किया गया और व्यक्तिगत सत्रों में अपनी भावनाओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखेंगे, अनुवाद करेंगे, मतलब बच्चों में अवसाद रोधी दवाओं के उपयोग पर व्यापक रूप से बहस चल रही है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने गंभीर दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए बच्चों में इसके इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। हालांकि बच्चों में अवसाद के बहुत गंभीर मामलों में अभी भी अवसाद रोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों में अवसाद के लक्षण को पहचान नहीं पाते और अवसादग्रस्त बच्चे के लालन पालन में आने वाली कठिनाइयां उन्हें कुंठित परेशान कर देती है, इससे पहले कि वे उन लक्षणों को पहचान सके। मुझे उम्मीद है कि यह लेख कुछ माता पिता को उनके बच्चों में अवसाद के लक्षणों की पहचान करने में मदद करेगा और वे अपने बच्चों को अवसाद से मुक्त कर सकेंगे। तो ये तो आपने अपनी तरह से अनुवाद कर दिया, जहां जहां भी उसमें गलतियां थी उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सही कर दिया और आपने सही से अनुवाद कर दिया। अब आपको एक और चीज इसमें लिखना होता है, जब भी पुनरीक्षण का प्रश्न आता है तो उसमें एक चीज और लिखना होता है, उपयुक्त पुनरीक्षण पर टिप्पणी। तो आपने क्या क्या सही किया और एक तरह से आप उसका समरी लिखेंगे। तो उपयुक्त, अनुदित और पुनरीक्षित पाठों में हम देखते हैं कि डिप्रेशन, कॉग्निटिव, टॉक थेरेपी, रिसर्चर और ग्रीफ वर्क के लिए क्रमशः तनाव, ज्ञानात्मक, बातचीत इलाज, अनुसंधित्सु और विषाद वर्णन के स्थान पर अवसाद, संज्ञानात्मक, टॉक थेरेपी, शोधकर्ता और विषाद वर्णन थेरेपी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा भाषा में विभिन्न संरचनागत संशोधन भी किए गए हैं। पुनरीक्षित पाठ में वाक्यों का संयोजन हिंदी की प्रकृति के अनुकूल है और अधिक बोधगम्य है। ठीक है, तो ये आपका पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपका हो गया एमटीटी 052 का। ठीक है, एमटीटी 053 का मैं असाइनमेंट नेक्स्ट वीक लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे भी इसको सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगता है और मैं एक अच्छे से सॉल्यूशन बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे नंबर
अपने असाइनमेंट में मिल सके, जिससे कि आपका ओवरऑल जो मार्क्स है पीजीडीटी में वो आपका बेहतर आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इससे आपको हेल्प मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।